प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग और उसके साथ साथ क्रूशियल इलिमिनेशन टेक्निक बताता हूं। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एग्जाम हॉल में आप पढ़ करके सिर्फ अगर एग्जाम यूपीएससी का प्रीलिम्स पास करना चाहते हैं तो यह नथिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब अगर आपको इलिमिनेशन टेक्निक नहीं आती है तो यूपीएससी के प्रीलिम्स को पास करना बहुत ही मुश्किल है। तो आइए इस सीरीज को शुरुआत करते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है ई वीजा के संदर्भ में, इलेक्ट्रॉनिक वीजा। अब इलेक्ट्रॉनिक वीजा है तो यहां पे गलत होने की संभावना है, इसीलिए यह प्रश्न डाला गया है। थोड़ी सावधानी इस प्रश्न में रखनी है। जैसे देखिए, आइए पहला देखते हैं। ई वीजा प्रणाली सरकार द्वारा 2020 में शुरू किया गया एक नवोन्मेष है। अब मैंने जो ट्रिक बताया है ध्यान रखिएगा कि जैसे ही कोई डिजिट या डेटा दिख जाए तो संभावना होती है कि मैक्सिमम केस में वो डिजिट जो दिया गया है वह गलत होगा। तो यहां क्या कह रहा है कि वर्ष 2020 में शुरू किया गया एक नवोन्मेष है। ठीक है, आइए सेकंड पे आते हैं। गृह मंत्रालय नोडल मंत्रालय है जो विदेशियों को वीजा जारी करता है। अब यहां पर गृह मंत्रालय, मैंने ट्रिक आप लोगों को बता रखा है कि यूपीएससी मैक्सिमम केस में जो मंत्रालय देता है वो गलत देता है, लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। देखते हैं वो ट्विस्ट क्या है। ठीक है, तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक वीजा 5 श्रेणियों में प्रदान की जाती है और ये 5 श्रेणियां कौन कौन सी है? पर्यटन, व्यवसाय, सम्मेलन, चिकित्सा और चिकित्सा परिचारक। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 5 श्रेणियां दी गई हैं। जैसे ही कोई ऐसा फैक्ट दिया रहता है जिसमें कि 2, 3, 4, 5 जानकारियां एक साथ इंक्लूडेड होती हैं, तो मैंने ये कहा है कि ऐसी जानकारियां भी मैक्सिमम केस में गलत होती हैं, ऐसा मैंने बताया है। ठीक है, आइए अगले की ओर देखते हैं। ई वीजा विदेशी राजनयिकों के लिए भी मान्य है जिन्हें अलग से डील किया जाता है। अब यहां पर देखिए इस चौथे फैक्ट में कि ई वीजा किसके लिए है? विदेशी राजनयिकों के लिए भी है और ऊपर से एक्स्ट्रा फैक्ट क्या दिया गया है कि इन्हें अलग से डील किया जाता है। ठीक है, और अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। जैसे ही सही और गलत देखा हमने उसको क्या किया? घेर दिया। अगर हम अपने ट्रिक पर चले, क्योंकि ई वीजा एक विशेष जानकारी से संबंधित तथ्य है, इनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये काफी चर्चा में रहने वाले हैं और भारत सरकार का कोई नवोन्मेष है, नई परियोजना है, नई प्रणाली है, तो उसको जानना जरूरी होता है। तो यहां पर बताया गया है कि ई वीजा के संदर्भ में जो हमने देखा था कि यह कब शुरू किया गया है? 2020 में। और मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी डेटा दिया गया हो, डिजिट दिया गया हो, तो डिजिट मैक्सिमम केस में गलत होता है। अगर हम इसको गलत मानते हैं पहला को, तो यहां पर ये चौथा नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा और तीसरा सी गलत हो गया। अब यहां पर ऑप्शन हमें मिल रहा है केवल 2 और 3। इसका मतलब है कि अगर हम इस 2020 को गलत मानते हैं तो यहां पर गृह मंत्रालय सही हो जाता है। अब यहां पर कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है कि वीजा देने का काम किसका है? वीजा देने का काम तो विदेश मंत्रालय का है, तो यहां पर गृह मंत्रालय अगर दिया गया है तो ये सही कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा कि यहां पर एक ट्विस्ट है। ऐसे कुछ फैक्ट होते हैं जो कि आपके आउट ऑफ बॉक्स होते हैं और यूपीएससी ऐसे 1-2 क्वेश्चन रखता है। मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखता है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऐसे रखता है जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। मतलब उसके लिए आपको सही करने के लिए जानकारी होना कंपलसरी होता है। तो यहां पर गृह मंत्रालय ही नोडल मंत्रालय है जो विदेशियों को ई वीजा जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ई वीजा जारी करते समय ई वीजा सामान्य लोगों को जारी नहीं किया जाता है, बल्कि किनके लिए जारी किया जाता है?
जिनको, जो कि पर्यटक हैं, किसी पर्यटन के उद्देश्य से आ रहे हैं, व्यवसाय के उद्देश्य से आ रहे हैं, किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए आ रहे हैं, किसी चिकित्सा के लिए आ रहे हैं, या किसी चिकित्सा संबंधी डेलीगेशन में आ रहे हैं। सिर्फ इन्हीं 5 श्रेणियों में ही ई वीजा जारी करने का प्रोविजन है। तो यहां पर हमारे 2 और 3 वाले ऑप्शन सही हैं। और चौथा हमने थोड़ा डाउट किया था कि यहां पर विदेशी राजनयिकों के लिए का ऑप्शन तो यहां 5वीं श्रेणी में इन 5 में से है नहीं, तो विदेशी राजनयिक वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से विदेशी राजनयिकों को ई वीजा जारी नहीं किया जाता है, यह जानकारी आपके पास होनी चाहिए। बेसिकली इस प्रश्न में सही करने के लिए एग्जाम हॉल में अगर आप जाते और यह प्रश्न अचानक आपके सामने आता तो संभव था कि आप इसको गलत करके आते, क्योंकि आप इस डिजिट में और मंत्रालय में मंत्रालय को ही सिलेक्ट करते, क्योंकि आपको पता है कि वीजा जारी करने का काम विदेश मंत्रालय का होता है। तो यहां पर जैसे ही गृह मंत्रालय दिखता आप लोग उसको गलत मान जाते। लेकिन यह एक रेयरेस्ट फैक्ट है, आइए इसको जान लेते हैं। ई वीजा प्रणाली 2014 में शुरू की गई है, याद कर लीजिएगा, और यह एक नवीनता मतलब नवोन्मेष है। इस प्रक्रिया की मतलब ये कहां से हमने लिया है, कुछ देश हैं दुनिया में जो पहले से ही ई वीजा प्रणाली या वीजा ऑन अराइवल का सुविधा देते हैं। इसी के साथ हमने भी अपने यहाँ इस प्रणाली को शुरू किया है। सरकार ने इसको इलेक्ट्रॉनिक यात्रा प्राधिकरण के साथ विलय कर दिया है, जिसमें, और यहां देखिएगा कि गृह मंत्रालय इसके लिए नोडल मंत्रालय है जो विदेशियों को वीजा जारी करता है। अब यहां पर आपको यह जानने की जरूरत है कि जब वीजा जारी करने का काम विदेश मंत्रालय का है तो यहां ई वीजा गृह मंत्रालय क्यों जारी करता है? ये इसलिए करता है क्योंकि ई वीजा तत्काल डिमांड करने वाली वीजा होती है। जैसे अगर किसी को तत्काल कहीं जाना है तो उसने ई वीजा के लिए अप्लाई कर दिया। अब ई वीजा डिमांड करने वाला व्यक्ति, ई वीजा के लिए अप्लाई करने वाला व्यक्ति कैसा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय को नहीं होती है, बल्कि गृह मंत्रालय देश के दुश्मनों की, देश से जुड़े हुए, या फिर देश से जुड़े कह रहा हूं, अगर बाहर कोई आतंकवादी संगठन है तो उनके बारे में जानकारी रखता है। तो इसीलिए कौन सा व्यक्ति भारत आने के लिए अप्लाई कर रहा है उसके बारे में अधिक जानकारी गृह मंत्रालय के पास होती है। इसीलिए ई वीजा प्रणाली को प्रारंभ करने का कार्य किसने किया है? गृह मंत्रालय ने किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस बात को समझ गए हैं। ऐसे प्रश्न रेयरेस्ट मिलेंगे, 1 या 2 मिलेंगे। अगर आपका दिन अच्छा रहा तो वो सही हो जाएंगे, वरन ऐसे प्रश्नों को स्किप करना या स्किप नहीं करें तो गलत ही होने की संभावना होती है, लेकिन फिर भी रिस्क जरूर लेना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखिए, ये प्रश्न है प्रोजेक्ट चीता के संदर्भ में। ये तो आप लोगों ने रट लिया होगा, खूब रटा होगा, क्योंकि पिछले साल तो चर्चा में था ही ये प्रोजेक्ट, इस साल भी 2023 में भी खूब चर्चा में है। क्या है भाई प्रोजेक्ट चीता? कह रहा है कि भारत के ऐतिहासिक रेंज में चीता को स्थापित करने के लिए भारत ने नामीबिया के साथ एक समझौता किया है। अब देखिए, प्रोजेक्ट चीता के बारे में अगर आप उम्मीद करते हैं कि एग्जामिनर प्रोजेक्ट चीता के बारे में क्वेश्चन पूछे और उसमें आपको सही करने के लिए ट्रिक दे, तो इसका मतलब है कि आप यूपीएससी की तैयारी के लिए तैयार नहीं है, यूपीएससी के एग्जाम के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये सब ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत अधिक चर्चा में रहे हैं। अब ऐसे मुद्दों को भी सही करने के लिए आपको ट्रिक की जरूरत पड़ती है, और आप ऐसे मुद्दों में भी खोज रहे हैं कि अरे ट्रिक कहां है, तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी अभी अप टू द लेवल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि अभी आपको और पढ़ने की आवश्यकता है। देखिए, देखते हैं इसको। तो भारत कहां से मंगा रहा है? नामीबिया से मंगा रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है। सेकंड कह रहा है चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी है जो भारत से पूरी तरह समाप्त हो गया है। ये सेकंड स्टेटमेंट तो खैर आप लोग जानते होंगे कि जो बिग कैट प्रजाति है, बिग कैट प्रजाति में से अब चीता एकमात्र प्रजाति है, ऐसा ये स्टेटमेंट कह रहा है जो भारत से विलुप्त हो गया है। थर्ड कह रहा है परियोजना के हिस्से के रूप में 5 वर्षों में विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में 50 चीतों को पुनर्स्थापित। यहां पर देखिए एक नंबर दे दिया गया कि कितने चीते आएंगे, 50 चीते आएंगे, और कितने वर्षों में? अगले 5 वर्षों में। ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट, यह देखा गया है कि बड़े मांसाहारियों में चीता के लिए मानव हितों के साथ संघर्ष सबसे कम है।
जो फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है वो कह रहा है कि जितने भी बड़े मांसाहारी हैं वे बड़े मांसाहारी में से अधिकांश मांसाहारी मानव के साथ संघर्ष अधिक करते हैं, लेकिन चीता मानव के साथ अपने शिकार के लिए संघर्ष सबसे कम करता है। उसके बावजूद चीता भारत से विलुप्त हो गया है। अब यहां पांचवा देखिए, IUCN रेड लिस्ट चीता को गंभीर रूप से लुप्तप्राय, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्या कहता है कि चीता भारत में क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजातियों के रूप में है। अब यहां पर एक ट्रिक है, बेसिकली ऐसे प्रश्नों में ट्रिक की डिमांड करना या ट्रिक के बारे में सोचना अपराध है यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को, क्योंकि ऐसे प्रश्न के बारे में आपके पास पूरे तथ्य होने चाहिए। फिर भी यह प्रश्न एक ट्रिक देता है आपको कि अगर कहीं भी यूपीएससी के ऑप्शंस में आपको IUCN रेड लिस्ट के बारे में प्रश्न पूछ लिया और IUCN रेड लिस्ट में से कोई भी उसका कैटेगरी दे दिया, कोई भी दे दिया, जैसे यहां पर दिया है गंभीर रूप से लुप्तप्राय, तो मैक्सिमम केस में IUCN का जो डेटा दिया जाता है यूपीएससी के द्वारा वो गलत दिया जाता है। यह एक जानकारी है, आप इसको आजमा के देख सकते हैं, लेकिन गलत दिया जाता है। यह लगातार के एक्सपीरियंस से बताया जा रहा है। तो यहां पर पांचवा जो दिया गया है, अगर आप इसको गलत मानते हैं, पांचवा तथ्य को गलत मानते हैं, तो आपका डी ऑप्शन कट गया, ए ऑप्शन कट गया, अर्थात दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास बचते हैं बी और सी। दोनों में एक कॉमन है, तीन कॉमन है और चार कॉमन है। इसका मतलब है कि एक, तीन और चार सही है। अब हमें सोचना सिर्फ दो के बारे में है। दो क्या कहता है? चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी है जो भारत से पूरी तरह समाप्त हो गया है। अब दो वाला फैक्ट जो आप लोग जानते ही होंगे, चीता बिगकैट प्रजाति में से एकमात्र ऐसा बड़ा प्रजाति है जो भारत से पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। यह तथ्य सही है और यह वाइडली नॉन है, मतलब लगभग यूपीएससी की तैयारी करने वाला, सीरियस तैयारी करने वाला प्रत्येक बच्चा इस तथ्य को जानता है। आइए थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। चीता ये भारत से पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। सबसे लास्ट में 1948 में इसको छत्तीसगढ़ के जंगलों में देखा गया था, आखिरी चीता 1948 में देखा गया था और 1952 में सरकार ने इसको विलुप्त घोषित कर दिया। 1948 में छत्तीसगढ़ में लास्ट टाइम देखा गया था और 1952 में भारत सरकार ने चीते को विलुप्त घोषित कर दिया। ठीक है, यह बताया जा रहा है कि लास्ट टाइम में एक छत्तीसगढ़ के रियासत में से एक राजा थे, रामानुज प्रताप सिंह, नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने जो लास्ट 3 चीते बचे हुए थे उनको भी मार दिया। पहले के जो राजवाड़े थे वो बड़ा शौक के लिए शिकार करते थे और उनके शौक के चलते भारत से एक दुर्लभ प्रजाति समाप्त हो गई। अब यहां पर ध्यान रखना है, IUCN रेड लिस्ट चीता को क्या कहता है? सुवेद्य, वल्नरेबल घोषित करता है, न कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो IUCN रेड लिस्ट में चीते को क्या किया गया है? IUCN रेड लिस्ट में चीते को वल्नरेबल घोषित किया गया है, न कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो पांचवा गलत है और दूसरा सही है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहां क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, यह प्रश्न है, हाल ही में गोवा हर घर जल प्रमाणित होने वाला पहला राज्य बना। यह एक जानकारी है आपके पास कि गोवा भारत का ऐसा पहला राज्य है जो कि हर घर जल को लागू करने वाला राज्य बन गया है। अब यह जो हर घर जल है वह जल जीवन मिशन के तहत इसको किया जा रहा है। तो जल जीवन मिशन आपसे पूछा जाने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहां से देखते हैं, ग्रामीण और शहरी भारत के सभी घरों में कब तक? 2030 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। एक जानकारी आपके लिए, जब भी यूपीएससी का कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जो 2 लाइन, 3 लाइन या 4 लाइन का हो,
तो ऐसे में उस 3-4 लाइन में से कोई एक फैक्ट ऐसा जरूर होता है जो कि गलत होता है और यूपीएससी उसको इसीलिए देता ही है। तो यहां देखिए, यह 3 लाइन का फैक्ट है और कह रहा है कि सभी घरों में कब तक जल पहुंचाना है, 2030 तक। और हम सभी जानते हैं कि जब भी डेटा या डिजिट दिया जाता है तो मैक्सिमम केस में वो गलत दिया जाता है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, इस कार्यक्रम को केंद्र और राज्य दोनों द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। अब यहां पर आप बताएंगे कमेंट में कि केंद्र और राज्य ज्वाइंटली अगर किसी एक साथ मिलकर के किसी योजना को चला रहे हैं तो उस योजना को क्या कहा जाता है, केंद्र प्रायोजित स्कीम या केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम। ये दो ऑप्शन है, दोनों में से क्या कहा जाता है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। यह कह रहा है कि यह कार्यक्रम केंद्र और राज्य दोनों द्वारा वित्त पोषित होगा, अर्थात सिर्फ केंद्र का पैसा नहीं लगेगा या सिर्फ राज्य का पैसा नहीं लगेगा, ज्वाइंटली दोनों इसमें फंडिंग करेंगे। तीसरा ऑप्शन, जल जीवन मिशन के तहत राज्यों को कम से कम 33% महिला सदस्यों वाली ग्राम पंचायतों के तहत पानी समिति का गठन करना अनिवार्य है। अब ये देखिए, थर्ड ऑप्शन जो है यह एक डेफिनेट फैक्ट बता रहा है, निश्चित तथ्य बता रहा है। क्या कह रहा है कि अगर किसी भी राज्य में कम से कम 33% महिला सदस्यों वाली अगर ग्राम पंचायत है तो वहां पर पानी समिति का गठन करना कंपलसरी है। पानी समिति के लिए 33% महिला सदस्य का होना जरूरी है, ऐसा थर्ड नंबर ऑप्शन कह रहा है। फिर कह रहा हूं, जैसे ही 33% एक डिजिट दिया, थोड़ा चौकन्ना हो जाएंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन के तहत वर्षा जल संचयन जैसे स्रोत स्थिरता उपाय अनिवार्य है। अर्थात जल जीवन मिशन में जब आप किसी भी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उसमें एक पार्ट यह भी है कि आपको वर्षा के जल को संरक्षित भी करवाना है जल जीवन मिशन के तहत। तो यहां हमने इतने सारे फैक्ट देखे, इसमें हमें एक फैक्ट, पहला फैक्ट मैक्सिमम संभावित गलत दिखा। ऐसा दिखा, चलिए पहला को हम गलत मान लेते हैं। तो जब पहला को गलत मान रहे हैं तो कह रहा है सही, तो सही हमने घेर दिया, तो डी ऑप्शन गायब हो गया और ए ऑप्शन गायब हो गया। अब हमारे पास बचा सी और बी, अर्थात केवल 2 और 4 या केवल 4। इसका मतलब है कि 4 तो डेफिनेटली सही है, तो वर्षा जल संचयन वाला मुद्दा तो सही है। अब आते हैं कि 2 नंबर ऑप्शन, यह कार्यक्रम केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा वित्त पोषित होगा। केंद्र और राज्य दोनों वित्त पोषित करेंगे। आइए देख लेते हैं इसको। कब तक करना है, सभी घरों में 2024 तक हर घरों में नल जल का कनेक्शन उपलब्ध करा देना है। तो जल जीवन मिशन का टारगेट क्या है, 2024। फिर कह रहा है कि कार्यक्रम अनिवार्य तथ्यों के रूप में क्या करता है कि भूजल प्रबंधन, जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, इन सब को इस स्कीम में इंप्लीमेंट करना कंपलसरी है। फिर कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90-10, अन्य राज्यों के लिए 50-50 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% है। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य मिलकर के ज्वाइंटली इस प्रोग्राम को फंडिंग कर रहे हैं, या सिर्फ केंद्र सरकार फंडिंग नहीं कर रही है। यहां तक क्लियर हो रहा है। अब आइए ऑप्शन पे आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सेकेंड नंबर ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारा आंसर निकल गया सी। अगर आप ट्रिक से चल रहे थे तो भी आप पहला ऑप्शन गलत करके 50% के आसपास पहुंच चुके थे, तो यहां पर तो आपको रिस्क लेना ही था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, हाल ही में समाचारों में देखा गया युवान बैंक 5 क्या है, ऐसा वन लाइनर क्वेश्चन यूपीएससी देता है। अब यहां पे वन लाइनर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है। बेसिकली ये ट्रिक हर बार काम करे जरूरी नहीं है, लेकिन एक ट्रिक ये समझना है कि यूपीएससी वन लाइनर क्वेश्चन बेसिकली आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए नहीं देता है, बल्कि वो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपके
आसपास के करंट अफेयर के बारे में आप कितने अवेयर हैं, यह अवेयरनेस जानने के लिए देता है। ठीक है, और एक बात तो समझना ही है कि यूपीएससी एग्जाम जब ले रहा है तो वह कभी भी सिर्फ जानकारी वाले स्टूडेंट्स को लेने की तैयारी नहीं करता है, वो स्मार्ट और एजुकेटेड लोगों को लेना चाहता है। एजुकेटेड का मतलब होता है वैसे व्यक्ति जो तत्काल में समाज में जो भी चल रहा है, देश विदेश में जो चल रहा है उससे अवेयर है। तो इसीलिए यूपीएससी जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है वह इसी मेंटालिटी के साथ पूछता है। तो यहां पर दिया गया, हाल ही में समाचार पत्रों में दिया गया युआन वैंग 5 क्या है। अच्छा, युआन वैंग 5 नाम सुनते ही आप लोगों को कुछ चीन, जापान, कोरिया टाइप की फीलिंग तो आ ही रही होगी। आ रही है? ठीक है। क्या है? उपग्रह प्रक्षेपण यान है, अंतरिक्ष वेधशाला है, उपग्रह ट्रैकिंग पोत है, या मंगल अन्वेषण के लिए अंतरिक्ष यान है। अब यहां पर एक बात तो हम जानते ही हैं कि युआन वैंग 5 चीन और उसके आसपास से जुड़ा हुआ कोई तथ्य है। अब यहां पर वन लाइनर में आपको अपने नॉलेज को शो करना है कि रिसेंट में इन चारों में से ऐसा कौन सा तथ्य है जो काफी क्रिटिकल चर्चा में रहा है और भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए, उपग्रह प्रक्षेपण यान अगर होता तो ये भारत का तो है नहीं, तो भारत के बाहर दुनिया के किसी और देश ने कोई उपग्रह प्रक्षेपण यान बनाया है तो यूपीएससी कभी भी नहीं पूछेगा, आज तक नहीं पूछा है दुनिया के दूसरे देशों का प्रक्षेपण यान। दुनिया के दूसरे देशों का उपग्रह जरूर पूछा है, लेकिन प्रक्षेपण यान पूछने की आवश्यकता यूपीएससी को नहीं है। तो पहला ऑप्शन आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे कि यह तो नहीं ही होगा। दूसरा, अंतरिक्ष वेधशाला, इंटरनेशनल स्टेशन, स्पेस ऑब्जर्वेटरी। अब अगर स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, भारत का नहीं है, नाम से पता चल रहा है, तो जब भारत का नहीं है तो बहुत बड़ा चर्चा में अगर होता है, नासा का भी नहीं है, युआन वैंग 5 नाम से भी लग रहा है, बहुत अधिक चर्चा में रहता तो आपको जानकारी होती और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता तो बहुत ही अवेयर होते आप इसके बारे में। लेकिन आप इसके बारे में अवेयर नहीं, इसका मतलब है कि यह भी नहीं है। और वैसे भी अंतरिक्ष वेधशाला बहुत ही लिमिटेड है, तो इनके नाम भी आपको पता होंगे दुनिया में अगर कहीं भी ऐसा हो रहा है तो। तीसरा, उपग्रह ट्रैकिंग पोत। पहले डी ऑप्शन पे आते हैं, मंगल अन्वेषण के लिए अंतरिक्ष यान। अब देखिए, मंगल अन्वेषण के लिए अगर मंगल के लिए कोई देश मिशन कर रहा है तो यह मिशन आपने पढ़ा ही होगा किसी न किसी करंट अफेयर, क्योंकि मंगल पे मिशन करने वाले बहुत सारे देश तो हैं नहीं, 3-4 देश ही होते हैं जो कि पृथ्वी की कक्षा से बाहर के ग्रहों पर कोई अपना मिशन भेज पाते हैं, तो इनके बारे में आपको जानकारी होती है। लेकिन अगर मंगल अन्वेषण के लिए कोई अंतरिक्ष यान भेजा गया है तो बहुत चर्चा में अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि वह ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत चर्चा में होता तो आपको पता होता, तो ये भी नहीं है। अब उपग्रह ट्रैकिंग पोत, आप अगर ध्यान से देखेंगे, चाइना का यहां से कुछ फीलिंग्स आ रही है, चाइना का है। आपने पिछले साल बहुत ही अधिक चर्चा में एक मुद्दा रहा था श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर। देखिए यहां पे चीन का उपग्रह ट्रैकिंग पोत युआन वैंग 5 श्रीलंका के दक्षिणी हम्बनटोटा बंदरगाह पर आया था और यह बड़ा ही विवादित मुद्दा बना था। भारत ने श्रीलंका को इसको आने से रोकने के लिए बहुत दबाव बनाया था। श्रीलंका ने कुछ समय के लिए इस उपग्रह ट्रैकिंग पोत को आने से मना भी किया था, लेकिन अंततः फिर श्रीलंका ने इसको परमिशन दे दिया था। तो यह बहुत ही विवाद में रहने वाला मुद्दा था। तो यूपीएससी क्या आपसे डिमांड कर रहा है कि आप पिछले साल के बड़े विवादों से परिचित हैं कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको बड़े विवादों से लिंक करेंगे तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा कि यही ऐसा विवाद था जो भारत से जुड़ा हुआ था। बाकी के तीनों में से कोई भी भारत से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। तो जब भारत से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है तो हमारा यूपीएससी के लिए वो क्वेश्चन बनने के लायक भी नहीं है। ये आपको मेंटालिटी रखनी है। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, लेकिन आपको मेंटालिटी रखनी है कि वही मुद्दे यूपीएससी पूछेगा जो भारत से जुड़े हुए हैं और जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भारत के साथ संबंध है। ठीक है, तो वन लाइनर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इसी मेंटालिटी के साथ आप लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करें। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर यह प्रश्न बेसिकली डाला गया है कि सीबीआई और ईडी के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
ये देखिए, आप इसको पॉलिटी में लीजिए, करंट अफेयर में लीजिए या इकोनॉमी में लीजिए, कहीं भी ले सकते हैं इस प्रश्न को। लेकिन ऐसे प्रश्न यूपीएससी पूछता है और यह एक तथ्यात्मक जानकारी है जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे, क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कि ऐसी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। अब यहां पे प्रश्न है कि जहां ईडी केवल आर्थिक अपराधों से संबंधित है, वहीं सीबीआई आर्थिक अपराधों के अलावा अन्य सभी आपराधिक जांचों से संबंधित है। अब पहला फैक्ट कह रहा है कि ईडी केवल आर्थिक मामलों से संबंधित जांच करती है और सीबीआई आर्थिक मामलों से संबंधित जांच नहीं करती है। आर्थिक मामलों के अलावे अगर कोई केस होता है तो इसकी जांच करती है। यह तथ्य आप लोगों को कैसा लग रहा है, सही की गलत? अरे भाई, ईडी तो हम जानते हैं इन्फोर्समेंट जो डायरेक्टरेट है, ये आर्थिक मामलों से संबंधित मुद्दों की जांच करता है, लेकिन सीबीआई कोई अगर भ्रष्टाचार का केस हुआ तो उसकी जांच नहीं करती है, कोई आर्थिक फ्रॉड हुआ उसकी जांच नहीं करती है? करती है, बिल्कुल करती है। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन आप आसानी से इलिमिनेट कर सकते थे। सेकंड पे आते हैं, जहां सीबीआई किसी मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं कर सकती है, वहीं ईडी औपचारिक शिकायत दर्ज किए बिना मामले की स्वतः जांच कर सकती है। अब एक बात बताइएगा, सीबीआई को अगर चंडीगढ़ में, दिल्ली में या फिर पुदुचेरी में या फिर अंडमान निकोबार में कोई केस की जांच करनी है तो वह किसी से परमिशन लेगा? नहीं लेगा। तो जितने भी यूनियन टेरिटरीज होते हैं वहां पर मामलों की जांच करने के लिए सीबीआई को किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। यूटीज में, यूनियन टेरिटरीज में सीबीआई किसी भी केस की जांच करने के लिए स्वतः संज्ञान मतलब खुद से केस दर्ज कर सकती है, वह किसी परमिशन पर निर्भर नहीं है। जबकि यह कह रहा है कि ईडी औपचारिक शिकायत दर्ज कराए बिना मामले की स्वतः जांच कर सकती है। भाई, ईडी भी एक सेंटर की एजेंसी है। राज्यों के मामले में किसी राज्य में अगर ईडी को भी जांच करना है तो राज्य सरकार से परमिशन लिए बिना कैसे जांच कर देगी? राज्य सरकार हो सकता है कि वह मुद्दा राज्य सूची का विषय हो और ईडी वहां पर जांच करने जा रही हो, तो ऐसे में तो उसे राज्यों से परमिशन लेना ही होगा। तो यह तथ्य भी जान लीजिए कि ईडी को भी अगर राज्यों में किसी आर्थिक मामले में जांच करनी होती है तो ईडी को भी राज्यों से परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है? हाँ, बेसिकली सीबीआई के संदर्भ में एक फैक्ट ये भी है कि अगर सीबीआई के लिए कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है तो ऐसे मामलों में सीबीआई को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया तो अब सीबीआई राज्य सरकार से परमिशन नहीं लेगी, अब वो उसकी जांच कर लेगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने किसी मामले को सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया है तो ऐसे में सीबीआई को किसी राज्य के अंदर जांच करनी है तो राज्यों से परमिशन अनिवार्य होता है। ठीक है? तो यहां पर सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। स्वतः कार्रवाई सीबीआई कर सकती है यूटीज के मामले में, और ईडी स्वतः कार्रवाई हर जगह नहीं कर सकती है, ईडी को भी राज्यों से परमिशन लेने की आवश्यकता है। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, जहां सीबीआई विशेष रूप से गृह मंत्रालय के अधीक्षण में काम करती है, वहीं ईडी वित्त मंत्रालय के तहत काम करती है। अब यहां पर तो आप बेसिकली आसानी से इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे कि जो मंत्रालय दिया जाता है, यूजुअली जो मंत्रालय दिया जाता है वो गलत दिया जाता है, तो यहां पर भी अगर मंत्रालय दिया गया है तो संभावना है कि वो गलत होगा। अब थोड़ा समझ भी लेते हैं सीबीआई किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो ये कह रहा है ऑप्शन की गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले जानकार बच्चे हैं ये इतना जानकारी तो रखते ही है कि सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। ठीक है? वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम नहीं करती है। हाँ, ईडी जरूर वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। ठीक है? तो इस तरीके से तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब कह रहा है नीचे दिए तत्वों में से कौन सा सही है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी अर्थात कोई इनमें से कोई सही नहीं है। यह प्रश्न आप लोग सोचिएगा, हम लोग जब भी प्रश्न तैयार करते हैं आपके लिए
तो उसको तैयार करते समय हम उनको सोचते हैं कि हम प्रश्न बना रहे हैं तो ये बच्चों को किस उद्देश्य से प्रश्न बना रहे हैं, और उद्देश्य क्या होता है, आपको यूपीएससी के ऑप्शंस को इलिमिनेट करना सिखाना। तो यह प्रश्न हमने इसलिए डाला आपके लिए ताकि आप कभी भी दो संस्थाओं की तुलनात्मक जानकारियां शेयर की जाएं ऑप्शंस में, तो वहां पर सतर्क होकर के उस ऑप्शंस को इलिमिनेट करें, क्योंकि अगर तुलनात्मक जानकारी होती है तो अधिकांश संभावना होती है कि तुलनात्मक जानकारी में यूपीएससी इधर का फैक्ट उधर और उधर का फैक्ट इधर करके आपको फंसा देता है। ठीक है, तो तुलनात्मक जानकारी में अधिकांश फैक्ट गलत होते हैं। हमने यहां तीनों के तीनों फैक्ट गलत किए हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि एग्जाम हॉल में तीनों के तीनों फैक्ट गलत हो, लेकिन वहां पर जब भी दोनों में कंपैरिजन की बात आएगी तो मैक्सिमम फैक्ट गलत हो सकते हैं। हो सकता है कि 4 फैक्ट हो तो एक फैक्ट सही होगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ विशेष सावधानी रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, और आप सभी जानते हैं कि हम लोग एक पीवाईक्यू भी शामिल करते हैं आपके लिए, ताकि आपको सही दिशा और दशा पता चले कि तैयारी की आपकी स्थिति कैसी है, आपकी समझ कैसी है। प्रश्न है कि पाम ऑयल, ताड़ के तेल पर, प्रश्न है यूपीएससी ये 2021 में पूछ चुका है, ये 2021 का प्रश्न है कि पाम ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ताड़ तेल का वृक्ष जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ताड़ तेल लिपस्टिक और इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि जब भी कोई निश्चित फैक्ट यूपीएससी पूछता है, यहां पे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ताड़ तेल दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अब यहां पर यह स्पष्ट हो गया कि दक्षिण पूर्व एशिया में ही क्यों, हो सकता है कहीं और हो जाए। जब भी कोई ऐसा निश्चित फैक्ट आपको मिल जाए तो आपको तुरंत अवेयर हो जाना है कि हो सकता है कि यहां पर यह फैक्ट गलत हो। ठीक है, आइए सेकंड और थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। ताड़ तेल का उपयोग जैव डीजल, बायोडीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। अगर आप लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी की थोड़ी सी समझ रखते हैं तो अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि जो बायोडीजल के जो जनरेशन होते हैं, जनरेशन 1, जनरेशन 2, इनमें बहुत सारे पौधों के बीज से, पत्तों से बायोडीजल बनाया जाता है। तो ताड़ तेल का उपयोग करके भी जैव डीजल या बायोडीजल बनाया जा सकता है। यह कोई दुर्लभ जानकारी नहीं है, यह एक सामान्य सी जानकारी है जो कि एनवायरमेंट इकोलॉजी की बेसिक जानकारी रखने वाला स्टूडेंट आसानी से समझ सकता है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन तो सही है। कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, और हमने कहा कि जैसे ही ये डेफिनेट फैक्ट, निश्चित फैक्ट दे दिया, उस निश्चित फैक्ट को गलत होने की संभावना अधिक है। तो अगर इसको हम गलत काटते हैं तो यहां देखिए, पहला गलत, सी गलत और डी गलत, और सीधे आपका आंसर निकल गया केवल 2 और 3। इसका मतलब है कि सेकंड और थर्ड सही है और पहला गलत है। आसानी से निकल गया। ये यूपीएससी के क्वेश्चन के माध्यम से हमने आपको बता दिया कि यूपीएससी क्या कहता है कि आपको अपनी तैयारी और ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है। ठीक है, आइए मैपिंग के क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहां देखिए, इंडिया के मैप से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि हरिके वेटलैंड पंजाब स्थित एक रामसर स्थल है। अब यहां ध्यान रखिएगा, जो भी मैपिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वहां पर ट्रिक देकर के क्वेश्चन या एलिमिनेशन देकर के क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा। मैपिंग के क्वेश्चन में बेसिकली यूपीएससी आपके नॉलेज का ही जजमेंट करता है, तो यहां पर तो आपकी नॉलेज, जानकारी होनी ही चाहिए। हरिके वेटलैंड पंजाब स्थित एक रामसर स्थल है। ठीक है, पहला तथ्य। दूसरा, अबोहर नेशनल पार्क ब्यास और सतलज नदियों के संगम पर अवस्थित है। थर्ड स्टेटमेंट, सतलज, ब्यास और रावी नदियां पंजाब से होकर बहती हैं। अब हालांकि हमने जब ये क्वेश्चन बनाया है तो हमने आप लोगों को थोड़ा सा आसान कर दिया है, इसमें एक एलिमिनेशन के लिए स्कोप दे दिया है। जैसे सेकंड ऑप्शन देखिए, अबोहर नेशनल पार्क ब्यास और सतलज नदियों के संगम पर अवस्थित है। यहां अगर आप लोग थोड़ी सी भी मैपिंग की जानकारी रखते हैं तो आपको पता है कि जो हरिके वेटलैंड है, यह पंजाब में अवस्थित एक वेटलैंड है जो ब्यास और सतलज नदियों के संगम पर अवस्थित है। अगर आप यह तथ्य को नहीं भी जानते थे तो भी सेकंड वाला ऑप्शन एक डेफिनेट फैक्ट बता रहा है कि ब्यास और सतलज नदियों के ही संगम पर, हो सकता है ब्यास की जगह पे कोई और हो
हो सकता है इस संदर्भ पर हो ही नहीं, और ये नाम भी दिया है कि अबोहर नेशनल पार्क अवस्थित है। तो सेकंड को अगर आप गलत मारेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा सीधे सीधे, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, ये आपको कुछ दिए गए हैं सेंचुरी और नेशनल पार्क्स जो कि पंजाब में उपस्थित हैं। ये मैं हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के पूरे याद कर लेंगे। और बेसिकली आपको पता ही है कि हम स्टेट वाइज आपको नेशनल पार्क की भी तैयारी करा रहे हैं, तो उसमें आज का जो हमारा टॉपिक था ये पंजाब राज्य था। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये देख लीजिए, पंजाब से होकर के रावी नदी, ब्यास और सतलज, ये तीनों नदियां बहती हैं। ये जो वर्ल्ड मैपिंग का क्वेश्चन है ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको करना है। इसमें कुछ जनजातियों की सूची दी गई है और वह किस क्षेत्र में अवस्थित है इसके बारे में आपको बताना है। पहला है इंडिया जनजाति, कोरियाकस, मसाई, रेड इंडियन, तुआरेग। ये 5 जनजातियां हैं। इन 5 में से किस क्षेत्र में ये है, यह आप लोगों को मिलान करके और ऑप्शंस में, कमेंट में इनके ऑप्शंस को बता देना है। ठीक है, तो इस तरीके से इन 5 को आप लोग मिला करके आप लोग कमेंट में बताएंगे, फिर उसके बाद अगले क्लास में इसका सही आंसर भी आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।